हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिजिक्स में एक नया चैप्टर ले रहे हैं, रेस्ट एंड मोशन एंड मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसी में पहला टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। तो सबसे पहली बात यह है कि कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी कब रेस्ट में कही जाएगी और कब मोशन में कही जाएगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि when do we say that a body is at rest and when do we say that a body is in motion. You may say that if a body does not change its position as time passes या with time, if a body does not change its position with time, then it is said to be in rest. And when a body changes its position with time, then it is said in to be motion. But this definition is not completely true, because rest and motion both are relative terms. Any body what we think is in rest, it will be in motion, and if we think of in motion, it may be in rest. जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं या आप जहाँ हैं वहाँ बैठे हुए हैं, तो आप कह सकते हो कि हम रेस्ट में हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, ये बात इम्पोर्टेंट होती है। तो हमारी जो इमीडिएट सराउंडिंग है कि हमारे आसपास क्या चीज़ें हैं, ये बोर्ड रखा है या ये दीवारें हैं या कोई पास में और बैठा हुआ है, तो उन सब के रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में हैं। लेकिन अगर हम अर्थ के बाहर कोई पॉइंट अज्यूम करें, तो उसके रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि अर्थ जो है, आपको भी पता होगा कि 24 आवर्स में अपने एक्सिस पर एक राउंड लगाती है और अर्थ की रेडियस अप्रॉक्स 6400 किलोमीटर है। इसके अलावा एक तो ये मोशन हो गया अर्थ का, और अर्थ के ऊपर हम बैठे हुए हैं तो इसलिए हम भी मोशन में। दूसरा क्या है कि अर्थ सन के चारों तरफ भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती रहती है, जिसकी वजह से ईयर होता है 365 डेज या अप्रॉक्स 365 डेज में 365 होल 1/4 डेज में एक राउंड अपना कंप्लीट करती है एक्सिस पे घूमने के साथ साथ। तो वो भी एक मोशन होता है। तो इसलिए अगर हम अर्थ के बाहर कोई पॉइंट अज्यूम करते हैं, अर्थ के बाहर कोई रेफरेंस पॉइंट अज्यूम करते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में हैं। और अगर हम अर्थ के ऊपर कोई पॉइंट अज्यूम करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हम मोशन में हैं। इसी तरह से मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन में कुछ लोग आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप लोग आपस में बातें कर सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, साथ में बैठ के चाय नाश्ता खाना भी कर सकते हैं। तो आप सभी लोग आपस में क्या हैं, रेस्ट में। लेकिन ट्रेन के बाहर कोई प्लेटफॉर्म है और ट्रेन चल रही है, या कोई ट्री है या कोई आदमी खड़ा हुआ है, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर ट्रेन चल रही है तो आप सब लोग मोशन में। तो इसलिए कोई भी बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। अब जब ये चीज हमें क्लियर हो जाती है, तो अब हमारे पास फिर दो चीजें आती हैं कि एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। कि कोई बॉडी कहीं से चलना शुरू करती है और कहीं तक जाती है, तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो उसको हम थोड़ा सा एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमने डायग्राम बनाया है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। कोई आदमी या कोई बॉडी ए से चलना शुरू करती है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है t=0 पर, और वो बी तक जाती है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, मान लीजिए 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। फिर बी से चलना शुरू करती है, आगे सी तक जाती है, मान लो 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है।
तो टोटल डिस्टेंस जो हुआ ये हो गया 10 + 15 = 25 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि हमने जहां से स्टार्ट किया और जहां पहुंचे, तो यहां से यहां तक की डायरेक्ट डिस्टेंस मान लीजिए 20 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 20 मीटर। तो डिस्टेंस, कंप्लीट पाथ लेंथ जो होती है उसको डिस्टेंस कहते हैं, और फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो सीधी डिस्टेंस होती है उस डायरेक्शन में, उसकी जो डायरेक्शन है उसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन भी हमको बताना पड़ता है कि ए से सी पर पहुंच रही है तो इस डायरेक्शन में जा रही है, या ए बी से थीटा डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रही है और 20 मीटर जा रही है, तो वो सी पर पहुंच जा रही है। और अगर ए से बी जा रही है, बी से सी जा रही है, तब भी सी पर पहुंच रही है, बट उधर से वो 25 मीटर जाता है और इधर से 20 मीटर जाता है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात। तो पहले हम स्पीड की बात करें। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, कहीं से कहीं तक पहुंचता है अगर आदमी, कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल, कि यहाँ से चल के यहाँ तक जाता है तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है और कितना टाइम लगता है उसमें, उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो दिस इज एवरेज स्पीड। बट अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और इसमें जो है डिस्टेंस नहीं आएगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा। इट विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम या टाइम इंटरवल। लेकिन इसी में एक और टर्म इंट्रोड्यूस हम करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है कि किसी इंस्टेंट पर हमारी वेलोसिटी क्या है, तो उसको हम एवरेज वाली को तो हम इसको v बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t मीन्स की डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन कब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब कहलाएगी, कि जब ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर हो, तब इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। और इसी को हम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में क्या बोल देते हैं, ds अपॉन dt। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। इसी तरह से एक और टर्म हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं जो वेलोसिटी से रिलेटेड है, वो होता है एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है, इज डिफाइंड एज rate of change of velocity। कोई बॉडी तब एक्सेलरेशन में बोली जाती है जब उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही हो। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि बॉडी हैज जीरो एक्सेलरेशन। लेकिन जीरो एक्सेलरेशन होने का ये मतलब नहीं है कि उसकी वेलोसिटी भी जीरो है। तो एक्सेलरेटेड मोशन या इसी का उल्टा होता है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन दोनों
एक ही टाइप की क्वांटिटी है, बस डिफरेंस क्या है कि एक्सेलरेशन में स्पीड या वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होती है, रिटार्डेशन में डिक्रीज होती है। एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लिया जाता है और रिटार्डेशन को नेगेटिव लिया जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, इस ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट तक जाती है, यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, यहाँ पर पहुंच करके फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। टाइम जो लग रहा है यहाँ से यहाँ तक का t है, तो एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, v माइनस यू अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के, वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, v माइनस यू हुआ, और टाइम इंटरवल कितना लगा, t लगा, तो a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। और बट ये कब होगा कि जब हमारा एक्सेलरेशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगा। अगर हम इस t को इस तरफ ले आते हैं तो at इक्वल्स टू v माइनस यू हो जाता है, या v इक्वल्स टू u प्लस at हो जाता है। ये न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन, न्यूटन ने 3 इक्वेशन मोशन की दी थी, तो पहली इक्वेशन यही होती है v इक्वल्स टू u प्लस at। बट ये कब होल्ड करती है कि जब एक्सेलरेशन में कोई चेंज ना हो रहा हो। अगर कैलकुलस के टर्म में हम बोले, अगर हम कैलकुलस के टर्म में बोले तो इसको हम कैलकुलस से भी डिराइव कर सकते हैं। जैसे पीछे हमने कहा कि ds अपॉन dt v होता है, तो इसी तरह से एक्सेलरेशन जो होता है उसको हम कैसे कह सकते हैं कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। और जब हम इंस्टेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ये तो एवरेज एक्सेलरेशन हुआ, इंस्टेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, या ये क्या हो गया dv अपॉन dt। अब इस इक्वेशन को इसकी मदद से भी हम प्रूव कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि dv अपॉन dt किसके बराबर है, a के बराबर है, dv अपॉन dt इक्वल्स टू a है, तो इसलिए dv क्या हो गया, a इंटू dt हो गया। अब इसको अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया जाए विद प्रॉपर लिमिट्स, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन इससे भी फाइंड कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स, इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv, और स्पीड क्या थी या वेलोसिटी क्या थी, पहले u थी बाद में v हो गई, तो ये लिमिट यहाँ पर u से v ले लेंगे, और इधर a तो कांस्टेंट है, 0 से t टाइम इंटरवल ले लेंगे, a dt। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जब कोई कांस्टेंट होता है तो वो बाहर आ जाता है, तो a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से t dt। dv का इंटीग्रेशन v हो गया, और अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ ऐसे हम लिख लेंगे uv। इधर क्या हो गया, a इंटू dt का इंटीग्रेशन t हो गया, और इसमें हम 0 से t इधर लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल में अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट, तो लेफ्ट साइड में v माइनस यू हो जाएगा, राइट साइड में a इंटू टी माइनस 0 हो जाएगा, या v माइनस यू इक्वल्स टू 80 हो गया, या v इक्वल्स टू यू प्लस 80 हो जाता है। तो इस तरह से भी हम इस फर्स्ट इक्वेशन को डराइव कर सकते हैं।
सेकेंड इक्वेशन जो मोशन की होती है वो होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको भी हम कैलकुलस की मदद से प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो डी एस क्या हो जाएगा, v इंटू डी टी हो जाएगा। बट v क्या है, अभी पीछे हमने प्रूव किया है u प्लस ए टी है, तो इसलिए ds क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी इंटू डी टी। दोनों को हम अलग अलग कर दें तो ये हो जाएगा u डी टी प्लस ए टी डी टी। अब इसमें एक बार हम थोड़े से फार्मूले हम आपको बता दे रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n, x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होता है। जिसको नहीं पता हो उसके लिए, तो इनको हम बीच बीच में यूज करेंगे। अब इसके बाद दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग both sides with proper limits। क्या हो जाएगा, इधर तो इंटीग्रेशन ऑफ ds हो गया फ्रॉम 0 टू s, डिस्प्लेसमेंट पहले 0 था बाद में s हो गया। u dt, u कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t होगा, इसमें लिमिट क्या हो गई 0 से t हो गई, प्लस a कांस्टेंट है यहाँ, a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ t टू दी पावर 1 इंटू डी टी, यहाँ भी लिमिट 0 से t हो गई। तो ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, यहाँ हमने लिमिट रख दी, u इंटू डी टी का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, यहाँ हमने लिमिट रख दी, प्लस a इंटू टी का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ भी हमने लिमिट रख दी। तो फाइनली ये s माइनस जीरो मतलब s हो जाएगा, ये t माइनस जीरो t तो ut हो जाएगा, और प्लस t स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ से आ जाएगा, तो 1/2 at स्क्वायर। इस तरह से हमारी सेकंड इक्वेशन भी प्रूव हो जाती है। थर्ड इक्वेशन प्रूव करने के लिए हम ऐसे ही कर सकते हैं, उसके लिए हमें इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। जो हमने इक्वेशन 1 प्रूव की थी ये वाली, इसी से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिकॉज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इधर तो v स्क्वायर हो जाएगा, इधर u प्लस ए टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, या v स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया u स्क्वायर प्लस 2uat प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। इसमें से हम 2a कॉमन ले सकते हैं, ये हो गया u स्क्वायर प्लस 2a, अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से ut बच जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, a तो हमने कॉमन ले लिया, 2 यहाँ था नहीं, तो इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, at स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, या v स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया u स्क्वायर प्लस 2a ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट दिस इक्वल टू s, ये s होता है, तो इसलिए इक्वेशन हमारी डेराइव हो जाती है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, बट ये कब यूज होंगी कि जब एक्सेलरेशन
यूनिफॉर्म होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो उसमें हम ये इक्वेशन की मोशन की इक्वेशन नहीं लगा पाएंगे। तो हम एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो पहली क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरी क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरी क्या होती है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें जो सिंबल्स यूज हुए हैं उनको भी मैं बता दे रहा हूँ। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। शुरू में जब हम काउंट करना शुरू करते हैं उस समय जो वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। हमारा ऑब्जर्वेशन जब खत्म होता है उस समय कितनी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और a क्या है, एक्सेलरेशन। और t क्या है, टाइम। इतने सिंबल्स इन तीनों इक्वेशन में यूज हुए हैं, इनको आपको याद रखना है। और बाकी रेस्ट और मोशन का इनिशियल पार्ट जो हमें बताना था, जो समझाना था, ये 9th क्लास के बच्चों के लिए भी काम आएगा और 11th क्लास के बच्चों के लिए भी काम आएगा। इंटीग्रेशन वाला पार्ट 11th वालों के लिए बेटर है। और बाकी ये इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों जो है ये तो 9th में भी यूज होती हैं। बस ये ध्यान रखना है क्योंकि t को छोड़ के इसमें सब वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो डायरेक्शन का हमें ध्यान रखना है कि अगर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको नेगेटिव लिया जाएगा, और सीधी डायरेक्शन में लग रहा है तो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल Alpha Tutorials 888 and press the bell icon. Thank you.